हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट। लास्ट टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे इलस्ट्रेशन का पार्ट, फिर देखेंगे पेमेंट टू डिजीज्ड पार्टनर का पार्ट, फिर देखेंगे सेक्शन 37 से रिलेटेड पार्ट और लास्ट में देखेंगे जेएलपी का पार्ट। अब कैसे क्या आएगा वो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं कवर कराता रहूँगा। अभी बोलूँगा तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो देखिए इलस्ट्रेशन देखिए, पिछले टॉपिक्स में आपने पार्ट देख लिए थे जो कि आपने कवर कर ही लिए होंगे। उससे पहले आपने एडमिशन का सारा पार्ट कवर कर लिया होगा और उससे पहले बेसिक का पार्ट कवर हो गया था। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एम एन एंड ओ वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली बोल दिया मतलब 1:1:1। ठीक है। देयर बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर, याद रखना 31 दिसंबर 14 की। कैपिटल आपको दे रखी है, सेम दे रखी है। अगर आपको कभी कभी कैपिटल प्रोपोर्शन भी दे देता है तो यहाँ पे तो चलो अगर बोलता भी तो इक्वल ही होता, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल ही है। जनरल रिजर्व दे रखा है जो कि बढ़ जाता है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दे रखा है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है नीचे कि एन की डेथ हो गई 14 मार्च 2015 को। ऊपर देखना, मैंने आपको बताया 31 दिसंबर को, क्योंकि देखिए अकाउंटिंग ईयर मेन होता है। 31 दिसंबर 14 है वो। ठीक है, ऊपर एक बार आपको दिखा देता हूँ। जो बैलेंस शीट बनी हुई है वो 31 दिसंबर 14 की है। तो आपको बताया कि जो डेथ हुई है वो 14 मार्च 15 को हुई है। तो ये लीप ईयर तो होता नहीं है 2015। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जनवरी के 31, फेब के फरवरी के 28 डेज और मार्च के 14, मतलब जिस वक्त डेथ हुई है जिस दिन, वो भी आप गिनोगे। तो 31 + 28 59 डेज, 59 + 14 73 डेज आपका पार्ट आ जाएगा। ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, जो इंटरेस्ट, जो भी टाइमली बेसिस पे अमाउंट होते हैं, वो ज़्यादातर क्या होंगे, ये 73 डेज है उसके हिसाब से निकल जाएंगे। ज़्यादातर क्या, सारे के सारे ही निकलेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल सस्पेंस। आप पीएनएल सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि देखिए डेथ या रिटायरमेंट का पार्ट अगर बीच में होता है तो आपको पीएनएल सस्पेंस के थ्रू बनाना पड़ता है और उसका हिस्सा निकालना पड़ता है फर्म के प्रॉफिट में। अगर आप 73 डेज के हिसाब से देखोगे तो फर्म का प्रॉफिट 73 डेज का देखना पड़ेगा फर्म का। ठीक है। अब फर्म का प्रॉफिट कैसे देखेंगे, क्वेश्चन में जैसे बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा पिछले साल का प्रॉफिट लो एवरेजली। ठीक है। तो पिछले साल के, 2 साल के, 3 साल के प्रॉफिट लो, या पिछले साल का ही पूरा का प्रॉफिट ले लो और उसके हिसाब से क्या करो, 73 डेज का पार्ट निकालिए और उसमें से एन का हिस्सा निकालिए। एन का हिस्सा याद रखना, मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि ऊपर बोल रखा है इक्वली, तो 1/3 है। ठीक है। तो अगर आपको गेनिंग रेशो बोलेगा और कुछ ना बोले तो एम और ओ का क्या होगा, जो नया रेशो होगा वही गेनिंग होगा, ये याद रख लीजिए। तो एन का 1/3 है और एम और ओ का न्यू रेशो 1:1 है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा, पढ़ के देख लेना क्योंकि मैंने तो ये कवर किया हुआ है। ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपका गेनिंग रेशो ही हो जाएगा, याद रखना। अब यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज पार्टनर आर एंटाइटलिंग टू। तो क्या क्या मिलेगा, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जो बाय बैलेंस का पार्ट है। जब भी अगर आप किसका बनाओगे, एंस कैपिटल बनाओगे, अगर आप एंस एग्जीक्यूटर पहले ही बनाने लग जाते हो तो जो भी कैपिटल का 70,000 है, ऊपर आपको पता है 70 है, वो सारा का सारा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर दो शुरू में ही। अगर आपको शुरू में ही एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, ऐसे नहीं होता। एंस कैपिटल अकाउंट ही बनता है और बोलता है कि लास्ट में कितना अमाउंट देना है उसको, यानी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। मैंने जैसे बोला फादर है तो बेटे को कितना देना है, तो यहाँ पे बेटे का नाम, या अपन तो क्या लिखते हैं एंस एग्जीक्यूटर, क्योंकि हमको क्या बोलेगा क्वेश्चन में, उसका एग्जीक्यूटर का अमाउंट बताइए कि एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट देना है, फर्म कितना देगी उस पर्टिकुलर पर्सन को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। पास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट उसका एवरेज निकालना है और उसका इंटू 2 कर देना है। इंटू 2 करोगे फर्म की गुडविल आएगी, फर्म की गुडविल में से हिस्सा निकल के आ जाएगा किसका, एन का। याद रखना, इसको कभी डेज के बेसिस पे मत कर देना 73। ठीक है। क्योंकि गुडविल का हिस्सा कोई वो टाइमली बेसिस पे नहीं होता, उसमें से हिस्सा निकलता है किसका, उस पर्टिकुलर पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है, जिसका रिटायरमेंट हुआ है। और किस रेशो में बटेगा, गेनिंग रेशो में। गेन कौन कर रहा है, एम और ओ। एंट्री क्या होगी, एम्स कैपिटल ओस कैपिटल, क्योंकि वो देने वाले हैं। गुडविल का हिस्सा किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग, जाने वाला। डिजीज पार्टनर यहाँ पे कौन है, एन, तो 2 एन्स कैपिटल, ऐसे होगा। ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट बिफोर दैट। तो ये बोल रहा है कि आपको बोल रहा है जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा किसका, जो डिजीज पार्टनर है उसका, वो कैसे निकलेगा, क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेथ ऑफ डेथ, मतलब वही 73 डेज जो मैंने आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट बिफोर दैट। तो आपको पता है 2012, 13 और 14। 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2012, 80, 90, 1 लाख। इसका टोटल करना 270 आएगा, डिवाइड बाई 3 करना 90,000 आएगा। 90,000 का ट्वाइस करना तो वो क्या आएगा, 1,80,000 आएगा।
180 का हमें पहले 73 डेज का निकालना है, क्योंकि 180 जो आया वो आपका एवरेज आया, ये मान के चलो। एवरेज का इंटू 2 किया है वैसे तो आपको पता है कि वो साल का प्रॉफिट आपने क्या माना फॉर्म ने, कि हमारा 180 हो रहा है। कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। 180 का कितना पार्ट आएगा? 180 का 73 डेज का पार्ट आएगा। कि अगर फर्म इस साल क्या करती है, 73 डेज के हिसाब से देखेगी तो फर्म एवरेजली कितने कमा रही है? फर्म एवरेजली 36,000 कमा रही है। उसमें से जो एन है उसका हिस्सा कितना है? 1/3 है, यानी 12,000। तो यहाँ पे P&L सस्पेंस कितना आएगा? 12,000। पिछले वीडियो में आपने देख लिया था पार्ट कैसे निकलता है, दो बेसिस पे, एक तो टाइम के बेसिस पे और एक टर्नओवर के बेसिस पे। तो ये जनरली किसके बेसिस पे आप बोल सकते हो? टाइम के बेसिस पे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोपोर्शन निकल रहा है टाइम के बेसिस पे, और एक टर्नओवर के बेसिस पे था जो जनरली क्या बोलता है कि 73 डेज के दौरान सेल कितनी हुई है। तो आपने जीपी निकाल लिया था, पिछले साल की सेल थी, पिछले साल का प्रॉफिट था, उसके बेसिस पे इस साल की जो 73 डेज की सेल्स क्या होगी उसके बेसिस पे आपका रेशो निकल के आ जाएगा। रेशो नहीं यानी अमाउंट निकल के आ जाएगा। शो द वर्किंग फॉर डिजिट पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर एंस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स। तो देखिए एंस कैपिटल बनाना है, न कि एंस एग्जीक्यूटर बनाना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि लास्ट में जो इसका एग्जीक्यूटर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको कितना अमाउंट देना है। अब देखो जर्नल एंट्रीज तो आपको आ जाएगी, सिंपल पार्ट। आपको मैं ऊपर बैलेंस शीट में बताया हूँ क्या पार्ट लेना है। जब भी आप लेते हो तो क्या लेते हो? सबसे पहले एंस कैपिटल में बाय बैलेंस, फिर देखो जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल, 30,000 का 1/3 10 आ जाएगा, तो 70 आएगा, 10 आएगा। और कुछ है क्या? रिजर्व नहीं है, P&L वीएनएल कुछ नहीं है। आपकी गुडविल दे रखी है यहाँ पे, नहीं, पुरानी गुडविल बढ़ जाती है सारे के सारे पार्टनर्स में, तो एंस कैपिटल टू गुडविल उसका हिस्सा आ जाता। कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है कि नहीं, वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, आपको ये 3-4 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसके हिसाब से एक एक लाइन पढ़ते जाइए। तो आपको ये बोल रखा था, ये तो हमने देख लिया, रिजर्व बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट 5% पर एनम, 70,000 की कैपिटल है, आपको बताया इनकी, उसका 5% कितना होता है? 3,500। 73 डेज के हिसाब से निकल जाएगा टाइम के बेसिस पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहाँ पे आता टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू ड्राइंग होता तो मान के चलो क्वेश्चन में बोलता कि उन 73 डेज में उस पर्टिकुलर एन ने 4,000 निकाल लिए, तो 4,000 लेस कर देते उसके कैपिटल में से, यानी उतना उसे नहीं मिलता। ऐसे हो जाता पार्ट, सिंपल। ठीक, अब आप देखिए ये एम और ओ क्या है, ये वही जो मैंने बताया कि एन को कितना अमाउंट मिलेगा, तो एम्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, ओस कैपिटल टू एन्स कैपिटल। अब आपको बताया कि कैसे बताया था आपको, जो एवरेज प्रॉफिट आया था 90, उसका इंटू 2 आया था। अब देखिए को इंसिडेंट ये रहा कि मेरे जो एग्जाम्पल में दोनों पार्ट सेम लग रहे हैं, एक तो ये और एक ये, जरूरी नहीं है सेम आए। गुडविल का जो पार्ट है अलग आ सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट का तो आपको ये भी बोल सकता है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लीजिए। ज़्यादातर गुडविल में तो चलो एवरेज प्रॉफिट निकलता है उसका ट्वाइस, या सुपर प्रॉफिट भी आ सकता है, कैपिटलाइजेशन भी आ सकता है। गुडविल का कैसे भी आ सकता है? प्रॉफिट में जनरली क्या होता है, या तो एवरेज आता है या पिछले साल का प्रॉफिट भी। अगर सपोज करो ये 12-13 का नहीं देता और आपको बोलता कि 1 लाख आपका प्रॉफिट है, उसका इंटू 2 है, ये भी बोल सकता था, या इंटू 2 भी ना बोले, बोले पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे आप क्या करो, पहले 73 डेज का निकालो, फिर उसका हिस्सा निकालो, याद रखना हमेशा, ठीक है। और गुडविल में कभी भी 73 डेज ये नहीं आता, क्योंकि वो टाइमली बेसिस पे नहीं होता आपका। जबकि प्रॉफिट क्यों निकाला? क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हुई है 14 मार्च को, तो हमें 73 डेज का P&L सस्पेंस निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये 60,000 आ गया था। 60 कैसे आया? क्योंकि 180 का पार्ट आपका निकला था, उसमें से 1/3 हिस्सा किसका है? एन का, तो वो 60,000 से मिल रहा है, तो उसके हिस्से को क्रेडिट किया जा रहा है और एम और ओ की कैपिटल को डेबिट किया जा रहा है। ठीक, P&L सस्पेंस आपको पता है वही 90 इंटू 2 ट्वाइस बोला था एवरेज का, तो आपको पता है कि 180 आपका निकला था। 180 का 73 डेज का पार्ट मैंने बताया 36,000 और उसका 1/3 12,000। तो 180 फर्म का प्रॉफिट माना और बोला कि अगर इस साल होता और पर्टिकुलर पार्टनर जिंदा होता तो एवरेजली 180 कमाते एक साल के अंदर, पर लेकिन वो 73 डेज ही रहा, तो 73 डेज के हिसाब से फर्म का प्रॉफिट 36 हुआ, उसमें से 1/3 क्या हो गया? 12,000 हिस्सा हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टू एंस एग्जीक्यूटर आ रहा है 152,700। अब आप बोलोगे सर आपने जो बताया उसमें तो आपने पहले बताया था रिटायरमेंट में 2 बैंक आता है या उसके लोन अकाउंट में चले जाता है या पार्शली हो जाता है, तो 2 एंस लोन हो जाता। मैंने कहा हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि एग्जीक्यूटर को कितना देना है। तो अगर आप चाहो तो उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोलता कि एग्जीक्यूटर को 52,700 कैश में पे कर दिए और बाकी क्या कर दिए उसके लोन अकाउंट में डाल दिए, ऐसे भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करते आप एंस का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते। और खुद सोचिए कि अगर आप एंस का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हो तो आप बाय साइड में क्या करोगे,
एंस कैपिटल, एंट्री बोलिए एंस कैपिटल टू एंस एग्जीक्यूटर, तो बाय एंस कैपिटल ये आएगा कितना 1,52,700, और जितना आप उसको पे करोगे उतना आप टू बैंक में दिखाओगे और उतना उसके लोन अकाउंट में दिखाओगे जितना आपने पेमेंट नहीं करा, जितना आपने मतलब फर्म ने पेमेंट नहीं करा तो उतना फर्म क्या करेगी उसके लोन अकाउंट में डाल देगी। ठीक, जरूरी नहीं है लोन अकाउंट बनाओ, एंड एग्जीक्यूटर से भी कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे मैंने आगे पार्ट में कवर कर रखा है, अभी आपको बता दूंगा। अब वर्किंग नोट देखो, गुडविल का आपको दे रखा है, सिंपल पार्ट है, ठीक है देख लेना। ये टाइम आपको कैलकुलेट करके दे रखा है सिंपल, 31 दिसंबर को अकाउंटिंग ईयर एंड था, डेट ऑफ डेथ कब है 14 मार्च, तो 31 डे, 28 डे, 31 डे, 28 डेज और 14 डेज, टोटल मिला के 73 डेज हो गया, जो कि हमने कैलकुलेशन में देखा पीएनएल सस्पेंस वाले पार्ट में, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले पार्ट में। अब आपको पेमेंट फॉर डिजीज पार्टनर का पार्ट दे रखा है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी डिजीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटिव को पेमेंट किया जाएगा या तो लमसम में या इंस्टॉलमेंट में। आपको बताया जो पर्सन है जो पार्टनर उसकी तो डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट किया जाएगा, तो अगर लमसम में कर रहे हैं तो सीधा टू बैंक, ठीक है। अगर लोन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोन भी क्रिएट कर सकते हो और आप क्या करोगे टू डिजीज पार्टनर, जैसे हमारे केस में कौन है एन, तो एन्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट डेबिट टू एन्स लोन अकाउंट। तो देखिए पहले आपने क्या करा कि पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे देखा आपने एन के एग्जीक्यूटर में डाला, फिर आप एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हो और उसको क्या बोल रहे हो कि ये भाई तेरे को 52,700 तो हम टू बैंक कर देते हैं पेमेंट, और बाकी तेरे किस में डाल रहे हैं लोन अकाउंट में डाल रहे हैं, तो आप लोन अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आप क्या बोल रहे हो कि लोन अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे तो सीधा आप डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर में भी डाल सकते हो, फिर लोन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जब भी इंटरेस्ट का पार्ट होता है तो वो क्या होता है, जो एग्रीड प्राइस होती है, जो एग्रीड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट का पार्ट होगा या परसेंटेज होगी जैसे 10%, 12%, वो नहीं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम। इंटरेस्ट जब भी ड्यू होता है तो डेबिट होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट फर्म के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, और फर्म को क्या करना है डिजीज पार्टनर को देना है, तो टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, यानी जो पार्टनर की डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है। जैसे मान लो कि कोई पार्टनर है फादर है तो उसका बेटा, बेटा क्या हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, एग्जीक्यूटर हो गया, तो उसको अमाउंट दे दिया जाएगा। अगर उसको आप दे देते हो तो एंट्री क्या करते हो एन्स एग्जीक्यूटर, ठीक है, तो एन के सन को दे रहे हो टू बैंक, और नहीं दे रहे तो आप लोन अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, एन्स एग्जीक्यूटर ये कर दिया और लोन अकाउंट। अब याद रखना कि ये अकाउंट बंद हो गया और इसकी जगह ये आ गया, तो आप जो क्या करते हो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर करते हो, अब आप क्या करोगे टू डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्योंकि आपने ये क्रिएट कर दिया। तो देखिए क्रेडिट यानी लाइबिलिटी क्या क्रिएट की है उससे रिलेटेड, तो लाइबिलिटी क्रिएट की है उतना आप और बढ़ा रहे हो, तो जैसे आप बढ़ा रहे हो और जब आप पे करोगे तो आप क्या करोगे एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, या अगर आपने लोन अकाउंट क्रिएट करा इसकी जगह इसको ख़त्म करके आपने सीधा लोन अकाउंट बना दिया था तो आपने इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट किया, तो जैसे आप लोन टू बैंक करोगे वो इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, जो कि मैंने पर्टिकुलर आपको क्या बोल सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल जो भी यानी पार्टनर रिटायर हुआ तो उससे रिलेटेड, जैसे ए बी सी था सी रिटायर हुआ तो मैंने सीज लोन ऐसे क्रिएट करके आपको बताया, तो अब सीज लोन की जगह क्या आएगा सीज एग्जीक्यूटर लोन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोन अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप एग्जीक्यूटर के थ्रू भी कर सकते हो। तो देखिए एंट्री है आनी चाहिए, नॉर्मल पार्ट है। अब आपको थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखा है सेक्शन 37 दे रखा है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो दिमाग लगाइए इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिंपल पार्ट है, इससे ज़्यादा टिपिकल यानी इससे ज़्यादा सिंपल पार्ट आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए पार्टनर की डेथ हो गई, अगर वो रिटायर हो गया उसके बाद भी बिजनेस चल रहा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो फाइनल सेटलमेंट है वो उसका बाद में किया गया है। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आप मान के चलो कि पर्टिकुलर जो पार्टनर है अगर वो रिटायर हुआ, मान के चलो, देखो मैं कोई सा भी एग्जांपल ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है ये मान के चलिए। अब अगर मान के चलो कि 30 जून तक उसका सेटलमेंट किया ही नहीं, जो पार्टनर रिटायर हुआ या जिसकी डेथ हुई, जो पार्टनर रिटायर हुआ है जिसकी डेथ हुई उसका 30 जून तक सेटलमेंट फर्म ने किया ही नहीं, और फर्म क्या कर रही है आराम से उसकी कैपिटल को एंजॉय कर रही है, क्योंकि फर्म ने अभी तक पेमेंट नहीं करा तो फर्म के पास अमाउंट बचा हुआ है तो फर्म उसको यूज़ कर रही है और फर्म प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो पार्टनर क्या बोलेगा मेरा ड्यू अमाउंट भी दो, और जो सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है पेनल्टी बोल रखी है आपके लिए, या एग्रीमेंट नहीं है कोई भी कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूँगा या तो इंटरेस्ट लूँगा सामने वाली फर्म से, कितना लूँगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 6%। मान लो कि ए बी सी थे, सी अगर रिटायर हो गया और सी का अमाउंट कितना बन रहा है 1 लाख बन रहा है, तो 1 लाख का 6%, अब 6% तो साल का हो गया पर एनम बोल रखा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे तो 3 मंथ का निकलेगा,
क्योंकि उसका जो सेटलमेंट हो रहा है मान के चलो कि 30 जून को हो रहा है, तो फर्म कितना देगी, फर्म 1 लाख तो उसको देगी ही देगी, प्लस 6% के हिसाब से जो इंटरेस्ट निकला वो भी देगी। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो इंटरेस्ट के अलावा आप ये भी चुन सकते हो, तो ये पार्टनर के ऊपर है यानी सी के ऊपर है। तो जो रिटायर हुआ वो या जिसकी डेथ हुई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर है कि वो 1 लाख तो ले, पर साथ में या तो इंटरेस्ट का पार्ट भी ले या प्रॉफिट का हिस्सा ले। प्रॉफिट का हिस्सा कैसे निकलता है, अब देखिए ज़्यादातर आपके जब भी आएगा तो प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा आएगा। एक बार मैं ऊपर पढ़ा देता हूँ, ये बोल रहा है इन केस ऑफ एनी पार्टनर हैज़ डाइड और रिटायर्ड एंड द रिमेनिंग पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो बिजनेस चल रहा है और फाइनल सेटलमेंट किया ही नहीं गया, जिसकी डेथ हुई है जो रिटायर हुआ है उसको अमाउंट दिया ही नहीं गया, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट द रिटायरिंग और एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज पार्टनर हैज़ द ऑप्शन टू रिसीव। अब देखिए ऑप्शन है तो ऑप्शन में वो बेस्ट ही चुनेगा। बेस्ट का मतलब क्या हुआ, पार्टनर की मर्जी है, यानी उसको जो सबसे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दोनों ऑप्शन में जो ज़्यादा अमाउंट पार्टनर को मिलेगा वो चुनेगा। अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट निकल रहा है मान लो 5,000 और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 15, तो वो 15 ही चुनेगा। तो जो ड्यू अमाउंट कितना होगा, जो उसके कैपिटल का बैलेंस अमाउंट है, ठीक है, प्लस ये दोनों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा पार्ट है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दे रखा है। यहाँ पे बोल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन द अनसेटल्ड और आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर द पीरियड टिल हिज हर ड्यू आर सेटल्ड बाय द फर्म। अब आप खुद सोचिए कि आपकी कैपिटल और फर्म की कैपिटल टोटल कितनी है, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल और आपका जो अमाउंट है। तो मैंने आपको बोला जैसे 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए कि रिमेनिंग पार्टनर जो ए और बी है उनकी कैपिटल है 2, 2 + 1 कितने हो गए 3, और आपका प्रपोर्शन कितना है, आपको पता है कि आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो आपका प्रपोर्शन हो गया 1 लाख अपॉन 3 लाख, मतलब 33.33% आपका है, 33.33% आपका है। अब सपोज करो कि उस पर्टिकुलर 3 मंथ में फर्म ने प्रॉफिट कितना कमा लिया 120, तो फर्म ने आपके पैसे का यूज़ करके भी प्रॉफिट कमाया होगा। तो फर्म ने जो 120 कमाया उसमें आप क्या बोलोगे 33.33 आपका है, क्योंकि फर्म ने आपके पैसे को भी यूज़ किया, आपको दिया ही नहीं 3 महीने तक, तो फर्म ने आपके पैसे को यूज़ किया। तो मतलब जो फंड 1,20,000 का 33.33 है, मतलब 1,20,000 का 1 लाख अपॉन 3 लाख है, यानी 1/3, तो कितना हो गया 40,000। तो आपको 1 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 40,000 भी मिलेंगे। मान लो इंटरेस्ट कितना बन रहा है 5,000, तो आप बताइए 5,000 लोगे या 40,000 लोगे। मैं तो 40,000 ही लेता, आप भी इतनी लेते, तो विचर इज़ हायर, दोनों ऑप्शन में याद रखना। इलेक्शन 19 में जनरली अब क्या बोल रखा है, देखिए मैंने जैसे बोला कि 31 मार्च को क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, लेकिन बीच में भी हो सकती है, और क्या पता ईयर एंड तक सेटलमेंट नहीं किया गया हो। ठीक है, तो मान के चलो इस एग्जांपल में क्या बोल रखा है, सी रिटायर हुआ 1 जुलाई को और अकाउंट क्या हो रहा है क्लोज 31 मार्च और अभी तक सेटलमेंट नहीं किया गया, तो मतलब 9 मंथ का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पार्ट आ जाएगा, जुलाई से लेके मार्च तक का देख लेना। तो एक बार आपको रीड करवा देता हूँ क्या बोल रहा है। ABC पार्टनर है, रेशो क्या है 5:3:2, सी रिटायर हो गया 1 जुलाई को, सी को टोटल अमाउंट कितना देना है, यानी फर्म कितना देगी 1 लाख देगी। लेकिन इसके अलावा क्या बोल रहा है, देखो अमाउंट ड्यू टू सी इज़ नॉट पेड बाय द फर्म अंटिल ईयर एंडेड 31 मार्च 16। अब देखिए 1 जुलाई 15, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का अमाउंट अभी तक 9 मंथ तक यानी 1 लाख का अमाउंट दिया ही नहीं है। तो उस केस पे क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट कैसे होता है, 1 लाख का 6%, ठीक, क्योंकि सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग है, इंटू 9/12, तो कितना हो गया 4500। सी की चॉइस है, अब या तो ये पार्ट करे या दूसरा। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, कैपिटल। अब देखिए सी की कैपिटल तो पता है, अगर सी अभी भी पार्टनर होता तो उसका बैलेंस कितना होता, 1 लाख होता कैपिटल में, ठीक है। ए और बी की कितनी है 180 और 120, ए और बी की कितनी है 180 और 120, तो आप देख सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल प्लस जो भी आउट गोइंग जाने वाला पार्टनर है उसको कितना अमाउंट देना है, मतलब उसकी कैपिटल कितनी होती है 1 लाख। तो आप देख सकते हैं 1 लाख अपॉन 4 लाख, तो यहाँ पे हिस्सा कितना आ गया 25%। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 120 आफ्टर सीज रिटायरमेंट टू द ईयर एंडेड 31 मार्च। इसका मतलब उन 9 मंथ के दौरान फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया 120, तो 120 का उसको कितना प्रपोर्शन मिल जाएगा, कैपिटल रेशो याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल रेशो। एक तरीके से सीधी सी बात है, टोटल फर्म की कैपिटल 4 लाख, 4 लाख में से जो रिटायर हो रहा है यानी सी रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल कितनी है 1 लाख, तो 25% उसका हिस्सा है। तो फर्म का जो भी प्रॉफिट हुआ 9 मंथ के लिए उसमें से उसको 25% मिल जाएगा। तो 120 का 25% कितना होता है, अपना होता है 30,000। तो आप देख सकते हो 4500 और 30,000 कौन सा वो चुनेगा, यही चुनेगा। तो इसका मतलब ये बोल रहा है सी शुड एक्सरसाइज ऑप्शन सेकंड एज अमाउंट अंडर दिस ऑप्शन इज मोर एज कम्पेयर टू ऑप्शन 1। यहाँ पे क्या है, इससे ज़्यादा अमाउंट है तो ये चुनेगा। अब टोटल उसको कितना मिलेगा 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 30,000 भी मिलेगा। ये मत सोचना कि सिर्फ 30 मिलेगा,
1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो फर्म क्या करेगी पेमेंट करने की एंट्री, अगर रिटायर हुआ है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,30,000। ठीक, अगर रिटायर नहीं हुआ यानी डेथ हो गई तो उसके एग्जीक्यूटर की एंट्री हो जाएगी, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरीके से जनरल एंट्री हो जाती है। अब आपको जेएलपी का पार्ट दे रखा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब भी हम देखते हैं रियल लाइफ में, अगर आप देखोगे तो सेपरेट भी होती है और एक जॉइंट भी होती है। सेपरेट का मतलब क्या हो गया, पार्टनर की अलग अलग पॉलिसी ले ली गई है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि जो पार्टनर सारे के सारे हैं, फर्म ने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है जिसमें जॉइंटली पॉलिसी ली है। जॉइंटली का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो ए, बी और सी है। अब ए बी सी पार्टनर है तो फर्म ने क्या कर दी, 20,000 पर मंथ या 20,000 पर ईयर के हिसाब से क्या कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया। हर साल क्या कर रही है, 20,000 पे कर रही है। अब आपको ये थोड़ी पता है कि ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, तो उसे तो हम जॉइंट ही बोलेंगे। अगर इंडिविजुअल की बात करता तो ए की लाइफ पे देखो 5,000 का प्रीमियम पे कर रही है, बी की लाइफ पे 4 का पे कर रही है, सी की लाइफ पे 3 का पे कर रही है, तो टोटल मिला के 12,000 पे कर रही है। लेकिन अलग अलग कर रही है, उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल। लेकिन जॉइंट में क्या होगा, आपको ये थोड़ी पता रहेगा कि अलग अलग पार्टनर का कितना प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक, और पर्टिकुलर पॉलिसी का क्या अमाउंट मिलेगा, तो अलग अलग पॉलिसी का क्या अमाउंट मिलेगा वो थोड़ी पता है। जबकि यहाँ पे तो आपको पता है कि टोटल पॉलिसी का अमाउंट क्या होगा। तो एक इंडिविजुअल होती है और एक जॉइंट होती है। अब देखिए हम जॉइंट ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम से रिलेटेड यही मेन है और वो इंडिविजुअल का पार्ट मेन नहीं है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको इंडिविजुअल भी करके दिखा दूंगा, लेकिन इतना ही सफिशेंट है क्योंकि इसमें भी मैंने बहुत सारे यानी 3 एग्जाम्पल कवर किए हैं जिससे आपको सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब फर्म क्या करती है, पार्टनरशिप हम क्या करती है, इंश्योरेंस पॉलिसी यानी इंश्योरेंस ले लेती है सबकी लाइफ पे, पार्टनर की सारी लाइफ पे एक साथ, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पार्ट आता है। ये बोल रहा है इट मीन्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन आउट बाय पार्टनरशिप फर्म ऑन द जॉइंट लाइफ्स ऑफ ऑल द पार्टनर, तो इंडिविजुअल नहीं लिया। अब इस केस में बोल रहा है अमाउंट ऑफ सच ए पॉलिसी इज पेबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी आइदर ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर और ऑन मैच्योरिटी विच इज अर्लियर। अगर आपने LIC करवाई है लाइफ इंश्योरेंस तो आपको पता है कि मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल जाता है, या कोई अनहोनी ना घट जाए यानी जैसे डेथ वैथ हो जाए तो उस केस में क्या होता है, जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी बोल सकते हो उसको क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ने करा रखा है तो पार्टनरशिप फर्म को क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी से जैसे उसकी डेथ हो जाएगी पार्टनर की या मैच्योरिटी, दोनों में से जो पहले हो वो अमाउंट मिल जाएगा। अब देखिए ये क्यों कराया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो गई, उसको हमें अमाउंट देना है। ठीक, अब हमारा बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, अगर हमने इंश्योरेंस नहीं कराया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के अमाउंट से, बिजनेस के कैश से अमाउंट देना पड़ेगा, बिजनेस के फंड से अमाउंट देना पड़ेगा। तो एक तरीके से हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अफेक्ट होती है। तो इससे अच्छा क्या कराओ, इंश्योरेंस करा दो, जिसमें सारा जो भी पार्ट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी और हमको क्या देना है, प्रीमियम का अमाउंट देना है। और जैसी पॉलिसी क्या होगी, मैच्योर होगी, तो अच्छी बात है, मैच्योरिटी पे सारा पॉलिसी का अमाउंट मिल जाएगा जो भी हमने प्रीमियम पे किया उसके हिसाब से। देखिए प्रीमियम तो क्या होता है, जो भी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जा रहा है। हमारे एग्जाम्पल में जनरली क्या होता है, ईयरली होता है। ठीक, और आपको पता है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, जो भी पॉलिसी की वैल्यू है। जैसे अगर आप मान के चलो कि 20,000 आप ईयरली पे कर रहे हो 10 साल तक, तो ये थोड़ी कि आपको 2 लाख मिलेंगे, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का पार्ट भी जनरली जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो आपको पता है कि जैसे आपको मैच्योरिटी पे कितने मिल रहे हैं, 5 लाख मिल रहे हैं। लेकिन अब अगर इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा हूँ सॉरी, अगर पार्टनरशिप फर्म ने बीच में ही सरेंडर कर दिया तो इसकी सरेंडर वैल्यू भी होती है। आपको पता है कि आप LIC करवाते हो, कुछ भी कराते हो, अगर बीच में ही सरेंडर करते हो तो आपको कम अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप लास्ट तक मैच्योर रखते हो यानी मैच्योरिटी पर लेते हो पैसा, तो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो सरेंडर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड पास आता जाता है। तो एक बार ये पढ़ के देख लेना, ये तो ऐसे ही दे रखा है आपको कि जनरली वही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या है, डिजीज पार्टनर जो भी डेथ हो गई उसको अमाउंट देना है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगी, तो उससे पहले क्या करा दो, इंश्योरेंस करा दो। ठीक, अगर कोई भी पार्टनर इससे कवर होगा तो जैसी पॉलिसी मैच्योर होगी या पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो जाएगी, दोनों में से जो भी पहले हो, तो इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिकवर किया जा सकता है और जो भी डिजीज पार्टनर है उसका क्लेम सेटल किया जा सकता है, मतलब आराम से उसको अमाउंट हम दे सकते हैं। ठीक, और एक लाइन में नीचे पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे क्या बोल रखा है, इफ़ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स कवर्ड बाई सच ए पॉलिसी एक्सपायर्स, अगर कोई पार्टनर जिसकी डेथ हो गई, द पॉलिसी गेट्स मैच्योर्ड। ठीक, immediately and with the amount recovered from insurance company the claim of the deceased partner is settled. Simple. However, it is important to note here that the profit arising out of
आउट ऑफ सच ए पॉलिसी शुड ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिजीज पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए इसमें एंट्री हो जाती है JLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ये बोल रहा है। अब ये कैसे, जैसे आप एंट्री के थ्रू समझोगे। सरेंडर वैल्यू में क्या बोल रखा है, इट इज़ द अमाउंट पेबल बाय एन इंश्योरेंस कंपनी ऑन द सरेंडर और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जो मैंने आपको बताया, मैच्योरिटी से पहले जनरली क्या है, अगर आप पॉलिसी को तोड़ रहे हो और डिसकंटिन्यू कर रहे हो कहने का मतलब, और जो अमाउंट ले रहे हो वो सरेंडर वैल्यू का पार्ट आ गया। हाउ द सरेंडर वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये भी मैंने बताया, विद द सक्सेसिव पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो आपको पता है कि मैच्योरिटी तक क्या होगा, सरेंडर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के पास आते जाओगे सरेंडर वैल्यू बढ़ती जाएगी। जल्दी डिसकंटिन्यू करोगे तो कम अमाउंट मिलेगा, ये बोल रहे हैं। अब देखिए 3 तरीके से ट्रीट करते हो। एक तो आपने क्या माना, ट्रेड एक्सपेंस माना, यानी नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में माना, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानोगे तो जो भी प्रीमियम है वो कहाँ जाएगा, पूरा का पूरा PNL में जाएगा। सिंपल पार्ट, जो भी प्रीमियम है वो कहाँ जाएगा, PNL में। तो मान के चलो कि आपने 4 साल तक प्रीमियम पे करा और PNL में गया, और चौथे साल के एंड में, सिंपल बता रहा हूँ, उस पर्टिकुलर पार्टनर की जो भी है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो गई। तो आपको पता है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ होती है तो आपने क्या लिया, JLP, नाम से क्या पता चल रहा है, जॉइंट। तो जैसे ही पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हुई तो वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या हो गई, एक तरीके से ड्यू हो गई। यानी इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा अगर एक भी किसी पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो गई। क्योंकि देखिए इंडिविजुअल नहीं है, जॉइंट है। तो जैसे ही डेथ हो गई उस केस में क्या होगी, एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, वो डेटर बन गई, और टू JLP, इंश्योरेंस कंपनी टू JLP। अब आप देखिए 2 अकाउंट क्रिएट हुए हैं, ये भी क्रिएट हुआ है, ये भी क्रिएट हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी जैसे पैसा मिल जाएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक। तो याद रखना ये एंट्रीज तो रेगुलर चलती रहती है। कौन सी, शुरू की 2 एंट्री दे रखी है ये, लेकिन ये एंट्री कब होती है, जब हम बोल सकते हैं कि पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक, या मैच्योरिटी हो जाएगी, ये मान के चल लीजिए। तो देखिए डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी टू JLP, फॉर पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो आप देखिए इंश्योरेंस से इंश्योरेंस कट गया, अब बचा क्या, सिर्फ यही तो बचा। और आपको मैंने लास्ट अभी थ्योरेटिकल पॉइंट बताया था, तो उसमें क्या बताया था, सारे पार्टनर्स में बढ़ जाता है इंक्लूडिंग डिजीज पार्टनर, यानी जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है। तो क्या होगा, JLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो JLP को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम बोल सकते हैं कि पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एक याद रख लीजिए कि JLP आपको क्या करना है, जब भी ट्रेड एक्सपेंस मानते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसमें कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। याद रखना, क्या किस में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, पहली चीज़ तो। दूसरा क्या बोल दिया, JLP जो बटेगी वो क्या बटेगी, सारे पार्टनर्स में बटेगी, न कि रिमेनिंग पार्टनर में। ये मत सोचना ABC है, C की डेथ हो गई तो A और B में बटेगा, ऐसा नहीं, ABC में बटेगा, ठीक। द बैलेंस इन इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफ एनी ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू JLP। इसका मतलब क्या होता है, याद रखना कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 5-5 हज़ार पे कर रहे हो, 5-5 और PNL में डालते जा रहे हो। अब अगर आपको पता है कि बीच में ही डेथ हो गई, जैसे 30 जून को ही डेथ हो गई, ठीक, और आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है वो 1 अप्रैल को पे किए जा रहे हो, और आप PNL में कब डाल रहे हो, ईयर एंड पे, मतलब 31 मार्च को। अब आपको पता है कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का 5,000 का अमाउंट तो डाल दिया था, और 30 जून को डेथ हो गई तो आप PNL में नहीं डाल पाए। तो JLP का कुछ ना कुछ आपका अमाउंट, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ ना कुछ आपका अमाउंट बच जाएगा, तो उसको आप PNL में नहीं डालोगे। जनरली आप क्या करोगे, JLP के थ्रू राइट ऑफ कर दोगे। कैसे, इलस्ट्रेशन 20 के थ्रू आपको आ जाएगा, ठीक। अब इलस्ट्रेशन 20 में क्या बोल रखा है, इतना बड़ा है याद रख लेना, ये पूरा का पूरा पार्ट है। फिर वैसे ही इलस्ट्रेशन 20 बनाएगा, जिसमें क्या ट्रीट करते हैं, इन्वेस्टमेंट। और थर्ड वाला क्या आता है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट तो ट्रीट करते ही हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मानते ही हैं, पर उसके साथ साथ JLP रिजर्व भी क्रिएट करते हैं, आपने सुना होगा। तो देखिए अब आपको बस समझना है, आपके क्या होता है, जैसे CBSE का जब भी हम पार्ट देखते हैं तो मेरे हिसाब से जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, या अभी का पता नहीं मुझे कोर्स, क्योंकि जनरली मैं क्या अभी इससे दूर हूँ 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ CBSE बोर्ड वालों को, क्योंकि हमारे राजस्थान बोर्ड के ही ज़्यादा आते हैं। तो उस केस में क्या पता, उस टाइम जब मैं पढ़ाता था तो JLP का पार्ट नहीं होता था, बस 1-2 एंट्रीज में जनरली होता था और JLP का पार्ट नहीं होता था। तो क्या पता आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब आप आराम से पढ़ लीजिए। और एक्स्ट्रा जो पार्ट है, मैंने बोला अगर एक्स्ट्रा टॉपिक हमारे कवर होते हैं तो उसमें कवर कर देंगे, वरना ज़रूरी नहीं है। ABC पार्टनर है, रेशो क्या है 3:1। 1 अप्रैल 13 को फर्म ने JLP ली। अब पॉलिसी कितने की है, 60,000 की। जैसे मैंने ली हुई है, मैं बोलूँगा कि मेरी पॉलिसी कितने की है, LIC की 5 लाख की है, लेकिन मुझे अराउंड 2,40,000 2,50,000 पे करने पड़ेंगे। ऐसे मैंने पॉलिसी ले ली कितने की, 15 लाख की, लेकिन पेमेंट थोड़ी 15 लाख करूँगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 5,000 प्रीमियम एनुअली,
प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस आ गया यहाँ पे। तो जैसे ये लाइन बोलती है तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रेड एक्सपेंस है, मतलब हर साल पीएनएल से चार्ज होगा। अब देखिए अच्छी बात है कि बीच में डेथ बता रहा है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि भाई आपने इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर रहे हो, हर साल के बिगिनिंग में पे कर रहे हो, कुछ नहीं बोल रखा। तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर रहे हो, बिगिनिंग में पे कर रहे हो, और पीएनएल में कब जा रहा है, एंड में जा रहा है। तो 5 अप्रैल 16 को बी की डेथ हो गई, और इंश्योरेंस क्लेम कितना रिसीव हुआ, कब रिसीव हुआ, 8 अप्रैल 16 को। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या बोल रखा है जर्नल में, सबसे पहले एंट्री 5,000 प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, फिर वो पीएनएल में जाएगा 5,000। अब अगली एंट्री देखिए 13 14 14 15 15 16 चलता रहेगा 3 साल, 3 साल तक चलता रहेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, पीएनएल टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, पीएनएल टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अब एक और चीज़ याद रखना कि जो डेथ हुई है वो कब हुई है, सोचिए 5 अप्रैल 16 को। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 16 को आपको इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे 13 को करी, फिर 14 को करी, फिर 15 को करी, देखिए ये रही 15 को, फिर आपको 16 को भी करनी पड़ेगी। लेकिन अब आपको जो पीएनएल में डालना है वो कब डालना है, 1 साल बाद, मतलब 31 मार्च 17 को। लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ कब होती है, 5 अप्रैल को। तो जैसे ही उसकी डेथ हो गई तो उस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी और जो पॉलिसी का अमाउंट है 60,000 वो दे देगी, ये वाला, समझ गए। अब आप खुद सोचिए कि पॉलिसी का अमाउंट जैसे मैंने बताया और हर साल पीएनएल से चार्ज किया, लेकिन जो ये 1 अप्रैल 16 वाला पार्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये मैं पीएनएल से चार्ज नहीं कर पाया 31 मार्च 17 को, क्योंकि पहले ही उसकी डेथ हो गई पार्टनर की, तो इंश्योरेंस कंपनी आ गई टू जेएलपी। और 8 अप्रैल को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया था, ऊपर पढ़ के देख लेना, यही बोल रखा है। तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी 60-60, तो इंश्योरेंस कट गया और पैसा आ जाएगा आपके एसेट में चले जाएगा। जेएलपी अभी भी बची हुई है। तो आपका जो जेएलपी का आपने बोला सर 60,000 सारे पार्टनर बांट दोगे, गलत है। याद रखना कि जेएलपी का जो पार्ट है और इंश्योरेंस प्रीमियम के आपका एक्सपेंस के फॉर्म में आपने चार्ज किया है। तो आप एक फर्म हो तो आप क्या बोलोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया तो आप किस में से चार्ज करोगे, पार्टनर को थोड़ी 60 दोगे। 60 में से क्या बोलेंगे, भाई हमने इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 दिया है जो कि हम पीएनएल से चार्ज नहीं कर पाए। अगर पीएनएल से चार्ज करते तो भी आपको कम हिस्सा मिलता। अगर पीएनएल से चार्ज करेंगे ईयर एंड पे तो हम क्या कर रहे हैं, 5,000 आपके हिस्से में से कम कर रहे हैं। तो एंट्री क्या कर रहे हैं, जेएलपी को डेबिट कर रहे हैं और टू इंश्योरेंस प्रीमियम कर रहे हैं। तो पीएनएल टू इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह जेएलपी टू इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया 5,000। तो अब जो जेएलपी बचा 60 में से 5 गया 55, और देखिए इंश्योरेंस से इंश्योरेंस कट गया। इसका मतलब क्या है, जब भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक करते हो और पीएनएल टू इंश्योरेंस प्रीमियम करते हो तो आपको पता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम से इंश्योरेंस प्रीमियम कट जाता है और वो पीएनएल में चले जाता है। लेकिन अगर वो पीएनएल में नहीं गया तो किससे राइट ऑफ करना है, जेएलपी अकाउंट से। और बाकी जो 55,000 बचे वो बढ़ जाएंगे किस रेशो में, 3:1, 3:2, ये रहा, ठीक। तो अब नीचे देख लेना एक बार, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। 55,000 है। अब देखिए बांट के देख लेना, यही आ रहा होगा या गलत भी आ रहा होगा तो इसको सही कर लेना, और क्या, ठीक। नॉर्मल कैलकुलेशन है, 3:1 में बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन द ईयर ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर प्रीमियम पेड इज ट्रांसफर टू जेएलपी। क्यों, क्योंकि प्रीमियम को आप पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर पाए। हाँ, अगर ईयर एंड पे होती 31 मार्च 17 को होती तो तब आप पीएनएल में डाल सकते थे। तब आप क्या करते, पीएनएल में जैसे ही डालते तो वो जो जेएलपी का 60,000 था वही बढ़ जाता, क्योंकि आपको जेएलपी टू इंश्योरेंस प्रीमियम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपने उसकी जगह पीएनएल टू इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया, नॉर्मल पार्ट। अब देखिए अगर प्रीमियम को आप इन्वेस्टमेंट मानते हो तो वो एसेट के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इस केस में देखिए ऊपर आपने क्या करा था, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब आपको ये नहीं करना, अब आपको जेएलपी अकाउंट डेबिट करना है। क्या करना है, जेएलपी। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मानते हो तो आपको हर साल के एंड में सरेंडर वैल्यू दी हुई होती है। तो याद रखना, जो आपने जेएलपी का पार्ट बोला तो जेएलपी का जो भी बैलेंस आ रहा है और सरेंडर वैल्यू उसका डिफरेंस जो पार्ट है वो आपका पीएनएल में जाएगा। मैंने क्या बोला, देखिए मैंने ये बोला है कि मान लो कि पहले साल का आपका प्रीमियम 5,000 है, ऊपर की तरह ये पूरा ऊपर कैसे याद रखना, जो ऊपर एग्जांपल है वही हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये 5,000 है जेएलपी का पार्ट। अब उसमें मैंने बोल दिया सरेंडर वैल्यू कितनी है, जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया 2,000। पहले केस में तो नीली होगी वैसे, क्योंकि यानी जो मेरा एग्जाम्पल है उसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल में। तो 5,000 में 2,000 गए तो बाकी देखो कितना बचा, 3,000। तो सरेंडर वैल्यू कितनी है, 2, तो ये 3,000। तो ये जो आपका पीएनएल है ना वो कितना जाएगा, पीएनएल में 3,000 जाएगा, याद रखना। तो इसका मतलब क्या है, जेएलपी और सरेंडर वैल्यू का गैप पीएनएल में चले जाएगा। अब आप बोलोगे सरेंडर वैल्यू क्या है, ये बैलेंस बच गया एक तरीके से।
आपका जेएलपी का जो बैलेंस बचेगा वो क्या है, सरेंडर वैल्यू के जितना होगा। अब आप बोलोगे कि सर जेएलपी की वापस हमने एंट्री करी अगले साल 5000 की, तो देखिए आपका 3000 सॉरी सरेंडर वैल्यू 2000 का पार्ट तो आपको बचा हुआ है, तो 2000 प्लस 5000 कितना हो गया 7000। तो अभी भी आपके पास जेएलपी का पार्ट कितना है, क्योंकि आपने जेएलपी टू बैंक जैसे ही करी 5000 और 2000 सरेंडर वैल्यू का अभी भी बचा हुआ है, तो टोटल कितना है 7000। ठीक है, अब मान के चलो कि सरेंडर वैल्यू आपको दे रखी है 4000, तो 7 में से 4 गए तो कितना पीएनएल में डालोगे 3000, मतलब आपको डिफरेंस डालना है। क्या डालना है, डिफरेंस। अब कैसे, वो आपको अकाउंट के थ्रू समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जनरली यही बोल रखा है, शुरू में पढ़ के देखना, द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इम्प्लाइड इन लाइफ इंश्योरेंस, सो सम अकाउंटेंट डू नॉट कंसीडर इट एज एक्सपेंसेस बट दे कंसीडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक, जेएलपी अकाउंट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, तो डेबिट हो गया, एंड शोन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द बैलेंस ऑफ जेएलपी अकाउंट इज केप्ट इक्वल टू सरेंडर वैल्यू, आ गया ना। तो बैलेंस ऑफ जेएलपी अकाउंट हमेशा सरेंडर वैल्यू के इक्वल केप्ट रखा जाएगा। सो पीएनएल अकाउंट इज डेबिटेड विद द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ जेएलपी एंड सरेंडर वैल्यू। अब देखिए जो अमाउंट ऑफ जेएलपी है, अमाउंट ऑफ जेएलपी है एंड सरेंडर वैल्यू की बात करी, तो आपको पता है कि जितना सरेंडर वैल्यू आपको दिखा रहा है वो अगले साल जेएलपी के साथ जुड़ता जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो सरेंडर वैल्यू बची रहेगी हर साल के एंड में, उसका जो डिफरेंस है वो पीएनएल में जाता रहेगा। अगर आपको अभी ज़्यादा समझ में नहीं आया तो वो एंट्री के थ्रू आएगा। सबसे पहले आपको एंट्री दे रखी है प्रीमियम की, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करनी, जेएलपी करनी है। तो जब भी आपके एग्जाम में एसेट साइड पे जेएलपी का पार्ट दे रखा है और लाइबिलिटी साइड में अगर आपका जेएलपी रिजर्व दे रखा है तो वो थर्ड केस है, लेकिन अगर आपको सिर्फ जेएलपी का पार्ट दे रखा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया है, याद रखना। ठीक है, यानी सेकंड या थर्ड केस दोनों में से कुछ भी केस हो सकता है। मैं अभी आपको सेकंड केस बता रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ क्या दे रखा है, जेएलपी का पार्ट दे रखा है, जेएलपी रिजर्व क्रिएट नहीं किया गया। यहाँ पे ट्रांसफरिंग का पार्ट है जो डिफरेंस का पार्ट है, जो कि मैं आपको एंट्री के बीच में दिखाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, लास्ट की जो एंट्रीज हैं वो सेम ही होती है, यानी जब भी पॉलिसी ड्यू हो गई, मतलब पार्टनर की डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी टू जेएलपी, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, और ये जेएलपी टू ऑल। लेकिन देखिए अमाउंट सेम नहीं आएगा, अमाउंट अलग अलग आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि अमाउंट आप जो 55 बोल रहे थे वही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर जेएलपी अकाउंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल, वही पिछला जो इलस्ट्रेशन था उससे रिलेटेड बोल रखा है। अज्यूमिंग द प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, अब इसको बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना। तो पिछला इलस्ट्रेशन देखिए, मेरे को तो याद है, एक बार पिछला इलस्ट्रेशन जाके देख लेना। फिर सरेंडर वैल्यू उसकी दे रखी है, तो अब आपको क्या करना है, पिछले एग्जाम्पल में साथ में सरेंडर वैल्यू भी कंसिडर करनी है। जैसे 31 मार्च 13 दे रखा है, यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या है, मैंने आपको PDF प्रोवाइड की है, पर आप हमेशा याद रखना कि गलती बस क्या हुई है, 1 अप्रैल 13 को जेएलपी लिए, तो जो सरेंडर वैल्यू है ना वो एंड में होगी, तो मतलब 31 मार्च 14 को होगी। क्या होगी, 14 को। तो यहाँ पे गलती से शुरू में 13 दे दिया, तो 14, 15, 16 है, यहाँ रखना है। ठीक है, आगे समझ में। ये देखिए ये क्या है, 14 है, ये 15 है और ये 16 है, तो कन्फ्यूज मत होना, मैंने आपको बता दिया 14, 15, 16 है। तो देखिए जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्या होगा, पहली 5000 जो कि प्रीमियम का अमाउंट है, जो आपने पिछले एग्जाम्पल में इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक किया था, अब आपने जेएलपी टू बैंक कर दिया। अब देखिए आपने बोला सर पीएनएल टू जेएलपी, आपने बोला डिफरेंस जाएगा और आपने तो पूरा 5000 कर दिया। तो आप दिमाग लगाइए, मैंने क्या बोला, जो ये जेएलपी अकाउंट डेबिट है टू बैंक करा और सरेंडर वैल्यू कितनी है, निल, तो 5000 और निल उसका डिफरेंस क्या हो गया 5000, समझ गए। 5000 और निल उसका डिफरेंस क्या हो गया 5000, तो पीएनएल टू जेएलपी 5000 चली आएगी। इसका मतलब आपका 31 मार्च 14 का जब बैलेंस शीट का पार्ट बनाओगे तो एसेट साइड में क्या जाएगा, 0। क्यों जाएगा, क्योंकि 5 से 5 खत्म। पर अब अगले साल देखो, अगले साल के अगर आपने 1 अप्रैल 14 को 5000 प्रीमियम पे कर दिया तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 31 मार्च 15 को पीएनएल टू जेएलपी, लेकिन कितना, सरेंडर वैल्यू देखते हुए। तो आपको पता है कि आपका जो पहले साल के एंड में जेएलपी का बैलेंस था 0, मतलब दूसरे साल के बिगिनिंग में 0 बैलेंस था जेएलपी का, याद रखना। ठीक है, फिर जैसे आपने जेएलपी टू बैंक करी तो टोटल कितनी हुई, 0 + 5 5000 हुई, याद रखना। ठीक, सरेंडर वैल्यू कितनी आई 2000। तो आपको जेएलपी का इतना अकाउंट तो मेंटेन करके ही रखना है। तो 5 में से 2 गए तो कितना पीएनएल से चार्ज करोगे, 3000। देखिए पीएनएल टू जेएलपी। अब सोचिए कि जेएलपी का आपका इतना बैलेंस बच गया, क्योंकि देखिए 5000 था, 0 + 5, जेएलपी का बैलेंस कितना है 5, उसमें से 2000 आपको मेंटेन करके रखना है। तो पीएनएल टू जेएलपी कितना खत्म कर दिया, 3। अगर 5 में से 3 खत्म कर रहा हूँ तो सरेंडर वैल्यू के बराबर ही बचेगा, तो 2000 बचा हुआ है।
अब जैसे ही आप अगले साल के शुरू में मतलब 1 अप्रैल 15 को, अब देखिए इसके बाद 1 अप्रैल 15 आएगी यही एंट्री 5000, तो 2000 आपके पास बचे हुए हैं ये वाले, प्लस 5000 और हो गए। जैसे पहले देखो जीरो थे, पहले क्या थे जीरो, क्योंकि 5 से 5 गया था। अब 5 में से जैसे ही आपको बताया कि 2000 आपको मेंटेन रखने हैं और 3000 ही आपको पीएनएल में डालने हैं जो आपने डाल दिए, तो 2000 आपका जेएलपी का बच गया, 2 + 5 कितने हो गए 7। ठीक, अब 7 में से क्या बोल रहा है 31 मार्च 15 को 4 आपको सरेंडर वैल्यू करनी है, तो पीएनएल में कितना डालोगे 3। तो कितना मेंटेन रखना है वो देखो, तो सरेंडर वैल्यू कितनी रखनी है वो 4000, वो आपका जेएलपी के पार्ट में आ जाएगा बैलेंस। वो क्या आ जाएगा बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि जेएलपी होती है डेबिट तो वो एसेट के फॉर्म में होती है। तो आप देख लेना यहाँ पे यही कर रखा है। जैसे देखिए 1 अप्रैल 15 को जेएलपी टू बैंक। अब देखिए ये 3000 कैसे करा, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे ही 5 में से 3 गए थे तो 2000 बैलेंस बच गया था, और जैसे ही जेएलपी डेबिट और करी तो 7 हो गई। ठीक है, 7 में से आपको पता है कि कितनी मेंटेन रखनी है आपको, ऊपर देखिए ये 4 मेंटेन रखनी है, तो कितनी गई 3000। तो आप ये देख सकते हैं कि जनरली आपका ये पीएनएल टू जेएलपी का पार्ट एक तो ये वाला आएगा जो मैंने बता दिया, और एक ये वाला आएगा 3000। तो इस तरीके से आपका पार्ट आएगा। अब देखिए 1 अप्रैल 16 को आपने वापस जेएलपी पे करी, जेएलपी टू बैंक कितना 5000, कितना पे करा 5000 पे करा। अब आप खुद देखिए कि आपका जो जेएलपी टू बैंक का पार्ट आ रहा है और इंश्योरेंस कंपनी टू जेएलपी का पार्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 60,000 पूरा पॉलिसी का अमाउंट। ठीक, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जेएलपी का अकाउंट बना रखा है जो कि मैंने नीचे दे रखा है, उसके थ्रू भी आप देख सकते हो बैलेंसिंग फिगर से आपका पीएनएल का पार्ट आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन देखिए ये एंट्री कॉमन, ये एंट्री कॉमन नॉर्मल आपको पता है, लेकिन आप जेएलपी कितना बांटोगे, अब आप जेएलपी कितना बांटोगे तो नीचे देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एबीसी 51। अब देखिए 51 क्यों बांटा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जेएलपी टू बैंक करा, फिर जेएलपी ख़त्म, फिर जेएलपी टू बैंक करा 5000 आया डेबिट, फिर उसमें से 3 गए तो कितना बचा था 2 बचा था, फिर मैंने आपको बताया 2 + 5 7 हो गया, 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4000, कितना बचा ये 4000 ये वाला, यानी लास्ट वाला ये पार्ट बचेगा। पर जैसे ही आपने 1 अप्रैल 16 को जेएलपी और पे किया तो 4000 + 5 कितने हो गए 9000। जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी टू जेएलपी कर रहे हो क्रेडिट 60 में से 9 डेबिट गए तो कितना बचा 51 ही बचा। 60 में से 60 के क्रेडिट में से अगर 9 डेबिट अभी भी बचा हुआ है वो हटा दो तो बाकी क्रेडिट कितना बचा 51 ही बचा। तो उतना ही आपको क्या करना है पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देना है, तो 51 ही ट्रांसफ़र किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है अकाउंट बनाना है, ये रहा। अब इसके थ्रू देखिए आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। सिंपल पार्ट है, 1 अप्रैल 13 को 2 बैंक करा 5000। फिर देखिए आपको पता है कि आप बैलेंस मेंटेन करो। अब आपको पता है कि बैलेंस का पार्ट क्या है आपका सरेंडर वैल्यू का, याद रख लेना। सरेंडर वैल्यू क्या है नील, क्या है नील। तो अगर सरेंडर वैल्यू नील है तो 5 में से नील गए तो 5000 पीएनएल में आ गए, तो ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएंगे, ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएंगे सिंपल। अब देखिए बैलेंस यहाँ पे आया ही नहीं तो आपने क्या करा 2 बैंक करा 5000 जो कि आपको करना ही है। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस जो मेंटेन करना था वो सरेंडर वैल्यू, तो आप ऊपर जाके देखना 31 मार्च 15 जो कि मेरा देखो 13-14 दे रखा है गलती से, तो मैंने आपको 14 बताया और 15 बताया और 16 बताया, तो उसके हिसाब से देख लेना सरेंडर वैल्यू पहली नील है, दूसरी 2000 है, तो 5 और 2 का गैप कितना है 3 आ गया। अब देखिए बैलेंस है तो ये ब्रॉड डाउन होगा, ऊपर क्यों नहीं हो पाया क्योंकि ऊपर नील था, लेकिन यहाँ पे देखिए बैलेंस आपको दिख रहा है, फिर 2 बैंक 5 टोटल 7, मैंने आपको यही बताया। अब देखिए आपको सरेंडर वैल्यू कितनी मेंटेन करनी थी लास्ट में 4000, तो 7 में 4 गए पीएनएल में कितना गया 3, तो यही तो आपने एंट्री की हुई है। और 4000 का जब आप बैलेंस का पार्ट देखोगे उसके साथ आप 2 बैंक देखना, तो 4 + 5 कितना हो गया 9, क्योंकि आपने जेएलपी टू बैंक किया। इंश्योरेंस कंपनी टू जेएलपी जैसे आप करोगे 60 आ गया, 60 में से 9 गए, यही बताया था मैंने, तो कितना बचा 51। 51 को आप बांट दोगे ए में, बी में और सी में, ये 60 है, 60 में से 9 चले आएंगे, ए बी और सी में बढ़ जाएगा। देखिए बांट के देख लेना क्या पता गलत हो रहा हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसमें मिस्टेक होती है कुछ ना कुछ। मैंने देख लिया वैसे तो क्या सही है, कैलकुलेट करके 3 2 1 में कैलकुलेट करके देख लेना सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है सेम थर्ड केस, लेकिन इस बार क्या है आपका जेएलपी रिजर्व भी है। तो जब आप क्या करते हो डिसोल्यूशन पढ़ते हो जो मैं आगे बताऊंगा, उसमें आप लाइबिलिटी साइड पे जेएलपी रिजर्व भी देखते हो और एसेट साइड पे आप जेएलपी अकाउंट देखते हो। तो ये जेएलपी का एसेट है और ये जेएलपी रिजर्व क्या आपकी लाइबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने जो प्रीमियम का अमाउंट पे किया उसको आपको जेएलपी टू बैंक करना है, आपको क्या करना है जेएलपी टू बैंक करना है।
अब जितना आपने जेएलपी टू बैंक करा उतना ही आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जेएलपी रिजर्व डाल देना। तो कभी भी देखना जब भी आपको जेएलपी रिजर्व और जेएलपी दिखेगी, मोस्टली देखो मैं तो क्या है 100% ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जितना मैंने सीखा है तो उसके हिसाब से जेएलपी रिजर्व और जेएलपी सेम ही होता है। जेएलपी रिजर्व और जेएलपी क्या होता है आपका, सेम ही होता है। और क्या होता है, जब पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो जेएलपी रिजर्व आपने क्रिएट किया है वो आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे। अब कैसे, वो तो देखिए आपको क्या है, मैं एक ये मान के चलो कि अब सीधा देखो जर्नल एंट्रीज तो नहीं की हुई है, लेकिन सीधा इलस्ट्रेशन है, वही पिछले इलस्ट्रेशन जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड ही कवर है। तो आपको क्या हो जाएगा, एक तरीके से आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, आपको ये एंट्री करनी है, फिर उतना ही आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जेएलपी रिजर्व डाल देना है जितना आपने जेएलपी क्रिएट की। अब जो डिफरेंस का पार्ट था, आप क्या करते थे, पीएनएल अकाउंट डेबिट, दिमाग लगाओ, आप क्या करते थे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जेएलपी रिजर्व कर लिया, तो आप जेएलपी रिजर्व का यूज़ करोगे, जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट की जगह आप जेएलपी रिजर्व, क्योंकि उतने से आपने जेएलपी रिजर्व बना दिया। तो अब आपका जो जेएलपी रिजर्व का बैलेंस है वो बचता जाएगा, जितना आपका जेएलपी का बैलेंस बचेगा उतना आपका जेएलपी रिजर्व का बैलेंस बचता जाएगा। लास्ट में क्या होगी, देखो 2-3 एंट्री वही होगी, इंश्योरेंस कंपनी टू जेएलपी, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। याद रख लेना, मैंने बताया कि जेएलपी रिजर्व का जो भी बैलेंस है वो लास्ट में ख़त्म होगा, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, सीधी सी बात है जेएलपी में। तो क्या पता जेएलपी का अमाउंट बढ़ जाए, ज़्यादातर तो यही होगा, जैसे ही बढ़ेगा तो वो क्या होगा, पार्टनर्स में और बढ़ जाएगा, पार्टनर्स का फ़ायदा हो जाएगा। तो वो एक तरीके से क्या है कि पहले से ही पीएनएल से निकाला हुआ है, फ़ायदा तो कुछ नहीं है क्योंकि सीधी सी बात है पीएनएल से निकाला हुआ, तो पार्टनर्स को कम मिल रहा था क्योंकि आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जेएलपी करा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जेएलपी रिजर्व, फिर जेएलपी रिजर्व टू आपने क्या करा, जब बच गया तब जेएलपी में डाल दिया, तो बात तो वही बढ़ गई, पहले करो बाद में करो। लेकिन यहाँ पे जैसा बोला गया उसके हिसाब से हम करते हैं, तो इसलिए देखिए लास्ट में फिर क्या कर दिया, वो जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल, वही ऑल पार्टनर्स। अब ये बोल रहा है ओपन द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेटा गिवन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल इफ प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व फॉर जेएलपी इज क्रिएटेड। ठीक है, अब डिसोल्यूशन में कैसे ट्रीट होगा वो तो हम क्या करेंगे अगली वीडियोस में, जब भी डिसोल्यूशन का पार्ट आपका कवर होगा। अभी सिंपल पार्ट क्या है, आप सोचिए 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक जेएलपी अकाउंट और एक जेएलपी रिजर्व। अब देखिए मैं आपको सीक्वेंस एंट्री बताता हूँ, माइंड में याद रखना, सरेंडर वैल्यू याद रखना, निल है, 2 है और 4 है। कब है, 14, 15, 16। मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी लेकिन उसमें सही नहीं किया ईयर, तो वो गलती है, लेकिन आप याद रख लेना, देखिए 14, 15, 16 है, 13, 14, 15 नहीं है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 13 को 2 बैंक 5000, फिर आपने क्या करा, उतना ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो ये मत सोचो अभी, ये मत सोचो, ठीक है, याद रखना। फिर आपको ये एंट्री करनी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जेएलपी रिजर्व, ये आ गई। अब आप देखिए कि जेएलपी रिजर्व जो आपका 5000 है, अभी बैलेंस मान के चलो कि बैलेंस ईयर एंड पे क्या होता, 5000 ही होता, तो जेएलपी रिजर्व आपका 5000 है और सरेंडर वैल्यू कितनी है, निल। तो 5000 और निल का डिफरेंस मतलब 5000, तो ये कहाँ से जाता आपका, जो पीएनएल से जाता वो जेएलपी रिजर्व से ख़त्म हो जाएगा। तो पीएनएल टू जेएलपी की जगह जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी हो जाएगी ये वाली। जैसे ही आपने ये करी तो जो जेएलपी है उसमें आ जाएगा बाय जेएलपी रिजर्व, तो ये आएगा सीक्वेंस से। फिर आपने जेएलपी टू बैंक करी 5000, ये आ गई। अब आप सोचिए कि अब अगली एंट्री क्या करनी है, उतना ही जितना आपने 5000 किया उतना ही आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जेएलपी रिजर्व करना है। ये देखिए अगली एंट्री। अब देखिए यहाँ तो खत्म हो गया, बैलेंस नहीं बचा, लेकिन अगली बार से देखना बैलेंस बचना चालू हो जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जेएलपी रिजर्व थोड़ी टिपिकल है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि जो आपको अकाउंटिंग ही नहीं आए समझ में। अब देखिए 5000, तो आपको पता है कि आपका जो बैलेंस था रिजर्व का वो 0 था, +5 और आ गया, यानी मान के चलिए यहाँ बाय बैलेंस आपका क्या था, 0, तो 0 + 5, 0 + 5 कितने होते हैं, 5000। ठीक, अब आपको सरेंडर वैल्यू कितनी मेंटेन करनी है, 2000। तो जो आपका पीएनएल से गया था वो 3000, अब पीएनएल की जगह किससे जाएगा, जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी। समझ गए, तो आपका जो बैलेंस बच गया वो क्या बच गया, 2000 का बैलेंस बच गया, जो कि सरेंडर वैल्यू के बराबर है। तो जितना जेएलपी रिजर्व में बचेगा, आप देखिए एंट्री क्या बोली मैंने, जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी, तो खुद दिमाग लगाइए, तो आपका जो बैलेंस बचेगा जेएलपी का वो भी 2000 ही बचेगा, क्योंकि आप जैसे जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी, ऊपर जेएलपी अकाउंट खुला हुआ है याद रखना, तो जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी करोगे 3, तो 5 में से 3 गए 2, तो जितना आपका एसेट्स का डेबिट बैलेंस है उतना ही आपका जेएलपी रिजर्व का क्रेडिट का बैलेंस है। तभी मैंने बोला कि दोनों का बैलेंस क्या रहता है, इक्वल। अब देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रखा है 2000। ठीक, अब आप करिए एंट्री वापस से, क्या करें, अब तीसरी एंट्री भी है करना पड़ेगा। तो देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अब दिखने लग गया आपको,
एसेट का डेबिट बैलेंस टू बैंक हो गया 5, 7, सरेंडर वैल्यू कितनी है 4, तो 7 में से 4 गए 3, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको देखिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे आपने 5 करा तो आपको मैंने क्या बताया कि आपने P&L एप्रोप्रिएशन टू JLP रिजर्व कर दिया, ये रहा। अब मुझे बार बार नीचे जाना पड़ रहा है, तो 2 + 5 7 आ गया। अब आपको बताया कि देखो जितनी सरेंडर वैल्यू यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हो, बात वही है, या वहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन जब डेथ हो गई पार्टनर की तब आपको रुकना पड़ेगा, तब आपको एक JLP टू बैंक तो करनी पड़ेगी। अगर डेथ कब हुई है, जो आप पेमेंट करते हो प्रीमियम का उसके बाद, तो आपको एक JLP टू बैंक तो करनी ही पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये 7 में से 4 सरेंडर वैल्यू है, तो 3000 आपने क्या कर दिया, P&L की जगह JLP रिजर्व का यूज़ कर लिया, तो JLP रिजर्व टू JLP, तो आप JLP रिजर्व टू JLP देख सकते हो, यहाँ भी 4000 दिखेगा बैलेंस, वहाँ भी 4000 दिखेगा, ये सरेंडर वैल्यू का बैलेंस है। अब ये बैलेंस आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहाँ पे क्या है JLP रिजर्व में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जाके देख लेना। पर अब देखो आपको क्या करना है, आपने जैसे JLP टू बैंक करा 5, अब आपको क्या करना पड़ता है, P&L एप्रोप्रिएशन टू JLP रिजर्व करना पड़ता है, जो कि आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ईयर एंड पे करना पड़ता है, 15 के बाद 16, तो 16 के बाद 17, लेकिन डेथ कब हो गई 5 अप्रैल को। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ा, जब इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ, जब इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ यानी 8 अप्रैल को, तो आपने क्या करा, पूरा का पूरा जो JLP रिजर्व का बैलेंस बचा हुआ था वो JLP में डाल दिया। तो इसका मतलब पार्टनर्स ने क्या बोला, आप P&L एप्रोप्रिएशन से निकालते थे निकाल लो, हमारा प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा कम हो जाता था, पार्टनर्स कैपिटल में हमें कम मिलता था, लेकिन जो बच गया लास्ट में वो हमें मिल जाएगा। तो हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने JLP को क्रिएट कर दिया और JLP रिजर्व डेबिट करते ही ख़त्म कर दिया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप JLP के अकाउंट में जाएंगे तो JLP उतने से क्या हो जाएगी, देखो एंट्री क्या बोली मैंने, JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी टू JLP करोगे 60, ये बैलेंस यहाँ पे पुट करोगे, हमें पता है, जैसे आप JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट करोगे, देखिए JLP टू बैंक भी है, याद रखना, ये आपने दोनों पहले की होगी, फिर 5 अप्रैल को ये की होगी, फिर यहाँ पे आपको पता है कि JLP रिजर्व का जितना बैलेंस था वो आपने क्या कर दिया, JLP में डाल दिया, JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू JLP, तो आप देख सकते हो 4000, तो 64 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 55, 55 को बांट देना, यहाँ गलत दे रखा था मैंने, इसको तो सही कर दिया, ये तो 27,500, 18,333 और 9167 आ गया, ठीक, तो सारे पार्टनर में बढ़ गया। तो इस तरीके से आपका पर्टिकुलर पार्ट आता है, यहाँ पे देख लेना, ये पार्ट मैंने क्या करा है, 8 अप्रैल को ट्रांसफ़र किया है, JLP रिजर्व डेबिट टू JLP किया है, तब जाके ऊपर मेरा JLP में बाय JLP रिजर्व आया है, ठीक है। और ये एंट्री अपन पहले ही कर लेते हैं, जो बैलेंस और बैंक बैलेंस हमेशा जो मेंटेन होता है वो सरेंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है, ये याद रख लेना। आपका 16 तक का ही दे रखा था, क्योंकि जानबूझ के उसको पता था कि डेथ जो करानी है वो 5 अप्रैल को ही करानी है, और जो पॉलिसी का पैसा मिलना है वो कम मिलना है, इंश्योरेंस क्लेम 8 अप्रैल को, तो 8 अप्रैल को आपने JLP रिजर्व का जो भी पैसा था वो JLP में ट्रांसफ़र कर दिया, और 8 अप्रैल को आपने फिर पार्टनर्स को दे दिया कि जो भी अमाउंट बचा हुआ है, तो 64 में से 9 गए, बाकी बचे 55, ठीक। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगली वीडियो में, यानी अगली वीडियो का जो पार्ट आएगा अपना आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का, उसके बाद मैं आपको पास्ट ईयर के MCQs प्रोवाइड कराऊंगा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन का बेस ये सब कुछ ये क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।